LA, लॉस एंजलिस कहिए, लॉस एंजल्स कहिए, आपकी मर्जी, आपका उच्चारण जो भी गवाही देता हो। यहाँ की सड़कों पर नेशनल गार्ड के जवान बंदूकें लिए बढ़ रहे, हवा में आंसू गैस के गोले फट रहे हैं। गो होम, शेम ऑन, इन नारों की गूंज है। प्रदर्शनकारी आगजनी कर रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां जल रही हैं, कहीं मेक्सिको के झंडे लहराए जा रहे हैं। यह नज़ारा अमेरिका के सबसे बड़े शहरों में से एक का है। जी हां, पिछले 3 दिनों से ये तस्वीरें दुनिया का ध्यान खींच रही हैं। वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो वैश्विक युद्धों में मध्यस्थता की बात करते रहते हैं, उनके अपने देश में ऐसे हिंसा के हालात बने हुए हैं। वजह अवैध प्रवासियों पर उनकी सख्त नीति। मुद्दे पर आएंगे, लेकिन इस कहानी को शुरू से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है और यह तनाव बढ़ा क्यों। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Candid, Sharda University and Higher. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। 6 जून शुक्रवार का दिन, दोपहर 3 बजे का वक्त। लॉस एंजलिस के कमर्शियल एरिया फैशन डिस्ट्रिक्ट में इमिग्रेशन अफसर पहुंचते हैं। कपड़े की फैक्ट्री में छापेमारी के लिए आला अफसर इकट्ठा हुए। 3 जगहों पर मिलिट्री स्टाइल में छापेमारी हुई। हम मिलिट्री स्टाइल छापेमारी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेड के लिए 4 तरह के अधिकारी मौके पर मौजूद थे। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट यानी ICE, जो अवैध अप्रवासियों को पकड़ने और डिपोर्ट करने का काम करती है। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट यानी DHS, देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमा नियंत्रण का काम। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI, राष्ट्रीय अपराधों की जांच और आतंकवाद रोकना। और ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी DEA, नशीली दवाओं की तस्करी और अवैध ड्रग्स को रोकने का काम। अब इन्होंने सिक्योरिटी गियर जैसे गैस मास्क वगैरह ये सब पहने हुए थे। थोड़ी देर बाद सैकड़ों लोग फेडरल बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए मांग करने लगे कि छापेमारी बंद होनी चाहिए। तनाव बढ़ा तो इन पर पेपर बॉल्स दागे गए। 100 से ज्यादा लोग हिरासत में ले लिए गए। 7 जून का दिन, अगला दिन, शनिवार की सुबह, लॉस एंजल्स से 20 किलोमीटर दूर पैरामाउंट में एक बार फिर प्रदर्शनकारी और इमिग्रेशन अफसर आमने सामने आए। स्थानीय प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी कि अफसरों को उनका काम करने दिया जाए, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। उन पर दोबारा आंसू गैस, फ्लैश बैंग ग्रेनेड और रबर की गोलियां चलाई गईं। बदले में प्रदर्शनकारियों ने पत्थर, कांच की बोतलें और पटाखे फेंके। हालात बिगड़ते देख शाम 6 बजे ट्रंप ने 2000 नेशनल गार्ड्स तैनात करने का आदेश दे दिया। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. 8 जून रविवार, लॉस एंजल्स में मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर के बाहर नेशनल गार्ड तैनात किए गए। शहर में 3 अलग अलग जगहों पर कैलिफोर्निया गार्ड के सैनिक तैनात थे। प्रदर्शनकारियों को डिटेंशन सेंटर से हटाने के लिए आंसू गैस, पेपर बॉल्स और भीड़ नियंत्रण करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया गया। बाद में कुछ प्रदर्शनकारियों ने पास के हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल कि इस पूरे फसाद की जड़ क्या है। ट्रंप अपने ही देश में लोगों पर बल प्रयोग का आदेश क्यों दे रहे हैं? दरअसल उन्होंने राष्ट्रपति पद के कार्यकाल में अवैध घुसपैठ खत्म करने का वादा किया। उन्होंने देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों को निकालने के लिए अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा डिपोर्टेशन शुरू करने का वादा किया। दावा, बिना डॉक्यूमेंट रह के वाले अप्रवासी अमेरिकी नौकरियों पर कब्जा कर लेते हैं और इनकी वजह से अपराध बढ़ रहा है। अब इसको लागू करने के लिए उन्होंने सत्ता में आते ही कई कदम उठाए। ट्रंप ने देश की दक्षिणी सीमा यानी मेक्सिको से लगी सीमा पर इमरजेंसी लगाने की भी बात कही। उन्होंने CBP-1 नाम के बॉर्डर ऐप के इस्तेमाल को भी खत्म कर दिया। इसके तहत लगभग 10 लाख लोगों को काम करने की पात्रता के साथ कानूनी रूप से अमेरिका में एंट्री की मंजूरी दी गई थी। बाइडेन प्रशासन के दौरान इसका खूब इस्तेमाल हुआ। 20 जनवरी 2025 को अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों के खिलाफ सख्त नीतियों पर अमल करना शुरू किया। कई ऑर्डर्स जारी किए जिनमें डिपोर्टेशन को तेज करने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर था। ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी के तहत ICE को हर दिन बिना दस्तावेज वाले 3000 अप्रवासियों को रिकॉर्ड संख्या में गिरफ्तार और डिपोर्ट करने का लक्ष्य दिया गया। ट्रंप के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने मई 2025 में ICE हेडक्वार्टर की एक बैठक में इस लक्ष्य को सामने रखा। कहा कि हर दिन कम से कम 3000 गिरफ्तारियां होनी ही चाहिए। अब ये जान लीजिए कि ICE क्या है, इसका हमने पहले भी जिक्र किया है। ICE नाम पहले बताया है कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, अमेरिका की एक कानून लागू करने वाली एजेंसी है जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के
अधीन आती है। इसका काम देश के इमिग्रेशन कानूनों को लागू करना है। पूरी कार्रवाई पर कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम और लॉस एंजलिस की मेयर कैरेन बैस ट्रंप प्रशासन पर विरोध जता रहे हैं, जो अब की कार्रवाइयां सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने ट्रंप प्रशासन से अनुरोध किया है कि वो लॉस एंजल्स काउंटी में सैनिकों की गैर कानूनी तैनाती का आदेश रद्द करें, उन्हें मेरे नियंत्रण में लौटाएं, ये गैर कानूनी है। अब एलए की मेयर कैरेन बैस ने भी आपत्ति जताई और ये कहा, मुझे बेहद निराशा हो रही है। पिछले कई दिनों से मैं इस मामले पर सरकार से बात कर रही थी। ये जो हालात हैं, इसे रोकने के लिए मैंने पूरी कोशिश की थी। सरकार को समझाया था कि वो लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड तैनात ना करें, इससे अराजकता और भी फैलेगी। ये हमारे शहर के लिए एकदम आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। हमें अभी अपने शहर में ऐसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अब प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा भी जताया है, सुनिए उन्हें क्या कह रहे हैं। I think Trump deploying National Guard is. मुझे लगता है कि नेशनल गार्ड को भेजना हास्यास्पद है। ट्रंप जानबूझकर तनाव बढ़ा रहे हैं। वो अपनी नीतियों के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। लॉस एंजलिस में तो लोग बस यही चाहते हैं कि उनके बच्चों से शिक्षा न छीनी जाए, जबरदस्ती नौकरियां न छीनी जाए। यहाँ लोगों को 12 से 24 घंटे तक बिना खाने पीने के रखा जा रहा है और हम बस यही कहने आए हैं कि ये गलत है। And they're being held without food and water for 12 to 24 hours. And we're just here to say that that's not okay. This is our community and we want to feel safe. Oh, yeah. Okay. The National Guard. 6 जनवरी को कैपिटल हिल दंगे के समय तो उन्होंने नेशनल गार्ड की तैनाती नहीं की और अब सिर्फ दिखावे के लिए ये सब कर रहे हैं, क्योंकि जब लोगों ने कैपिटल पर हमला किया था तब नेशनल गार्ड की वाकई जरूरत थी। हमारे बारे में नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हम माहौल खराब कर रहे हैं, जबकि हम तो बस विरोध कर रहे हैं और चीजों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। To the capital. एलए में हर तीसरा इंसान अमेरिका के बाहर पैदा हुआ है। यह सामान्य ज्ञान की बात है, यानी बाहर से आया हुआ है, विदेशी है। अब जब ऐसा शहर हो जहां पहले से ही इतने माइग्रेंट्स हो, वहां नए लोगों के टिकने की गुंजाइश भी बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पहले से एक पक्की जमीन बनी हुई है। रिश्तेदार, दोस्त, अपने जैसे लोग हैं, कोई होता है बुला लेता है। अब अल साल्वाडोर, ग्वातेमाला जैसे देशों से आए लोग पहले से ही यहाँ बसे हैं। ये लोग 1990 के दशक में भागकर यहाँ आए थे, कभी सिविल वॉर से, कभी भूख और बेरोजगारी से, कभी गैंग हिंसा से, और फिर एलए में ठिकाना बना लिया। अब जब नए लोग आते हैं तो अकेले नहीं होते, पूरा नेटवर्क उन्हें ढाल देता है, कानून से, पुलिस से और आईसीई से उन्हें बचाता है। आईसीई ने मई 2025 में एलए में रेड मार के 239 अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स पकड़े थे, लेकिन ट्रंप खुश नहीं थे। उन्होंने व्हाइट हाउस में एकदम अप्रेजल वाला लक्ष्य रख दिया था कि रोज कम से कम 3000 अरेस्ट होना चाहिए। इसके बाद फोकस सिर्फ बॉर्डर पे नहीं रहा, रेस्तरां, दुकानों इन पर भी आ गया, कुछ भी सुरक्षित नहीं बचा। अब इस सबका सीधा असर होता है उन लोगों पर जो कानूनी रूप से अमेरिका में हैं, लेकिन उनके घर के लोग और उनके दोस्त लीगल रूप से नहीं हैं। फिर यही लोग सड़कों पे उतरते हैं, क्योंकि फिर परिवार, पड़ोस और मोहल्ले पर बात आ जाती है। ऐसे में संगठित प्रतिरोध का चांस भी सबसे ज्यादा यहीं पैदा होता है। अब इस पूरे मामले में एक सबसे बड़ा विवाद नेशनल गार्ड्स की तैनाती से भी जुड़ गया है। गवर्नर गेविन न्यूसम जिन नेशनल गार्ड्स को उनके कंट्रोल में लौटाने की मांग कर रहे हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1636 से। तब अमेरिका नाम का कोई देश था नहीं, बस उपनिवेश थे, अलग अलग कॉलोनीज थी। उन कॉलोनीज ने अपने बचाव के लिए लोकल लोगों की मिलिशिया बनाई थी, आत्मरक्षा के लिए बंदूक थी। यही ख्याल आज के नेशनल गार्ड की जड़ है। 13 दिसंबर 1636 को मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी में पहली बार आधिकारिक मिलिशिया बनी। यह तारीख नेशनल गार्ड्स की बर्थडे मानी जाती है। फिर 1903 में एक कानून आया, मिलिशिया एक्ट। उसने एक पुराने सिस्टम को खत्म करके एक नया नाम दिया, नेशनल गार्ड। यह कोई आम फौज नहीं, यह अमेरिका में 2 मालिकों की सेवा करती है, एक तरफ राष्ट्रपति, दूसरी तरफ राज्य के गवर्नर। कभी राष्ट्रपति बुला सकते हैं कि अफगानिस्तान भेज चले जाओ, तो कभी गवर्नर बुला लेते हैं कि आओ बाढ़ से निपटने में हमारी मदद करो। अब आज अमेरिका के हर राज्य में नेशनल गार्ड्स है। आज की तारीख में गिने तो करीब 4,30,000 से ज्यादा लोग इसमें इनरोल्ड हैं। इनमें से ज्यादातर लोग पार्ट टाइम गार्ड होते हैं, हफ्ते में एक वीकेंड या साल में कुछ हफ्ते ट्रेनिंग करते हैं, बाकी समय लोग अपना पढ़ाई, काम धंधा, नौकरी वोकरी सब करते रहते हैं, या खेती बाड़ी। फिर जरूरत पड़ने पर ये वही काम करते हैं जो अमेरिका की एक्टिव ड्यूटी आर्मी करती है। अब साल 2020 में अमेरिका के इतिहास में पहली बार लगभग 1 लाख गार्ड मेंबर्स एक साथ एक्टिव ड्यूटी पे मौजूद थे। वजह थी कोविड और रेशियल जस्टिस प्रोटेस्ट।
हाल के सालों में उन्होंने और भी अहम रोल निभाया। ड्रोन ऑपरेशन, डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेशनल इंटेलिजेंस। ये लोग रूस के खिलाफ इंटेलिजेंस इकट्ठी करने में यूक्रेन की भी मदद कर रहे हैं, ऐसा भी खबरें बताती हैं। अब सीधा उस सवाल पर आ जाते हैं जिस वजह से हम इनकी चर्चा कर रहे हैं कि नेशनल गार्ड्स को कौन कंट्रोल करता है। देखिए, अगर कोई लोकल क्राइसिस है तो राज्य का गवर्नर कंट्रोल करेगा, लेकिन अगर इमरजेंसी नेशनल लेवल पर है, जैसे 9/11, अफगानिस्तान वॉर या कैपिटल हिल अटैक, तो फिर राष्ट्रपति कमान ले लेते हैं। वॉशिंगटन डीसी की बात अलग है क्योंकि वहां का गार्ड सिर्फ राष्ट्रपति के अधीन है। इसलिए 6 जनवरी 2021 को याद करिए, जब ट्रंप समर्थक कैपिटल पे चढ़ गए थे, तब गार्ड्स को आने में देर लगी थी क्योंकि आदेश रक्षा विभाग पेंटागन से आना था। इतिहास में ऐसे कई मोड़ आए हैं जब गार्ड्स की तैनाती विवादों में घिरी है। यह गड़बड़ तब होती है जब राष्ट्रपति और गवर्नर में टकराव होता है। मिसाल देखिए, साल 1957 में अरकानसास राज्य के गवर्नर ने स्कूलों में ब्लैक समुदाय से आने वाले छात्रों को स्कूल में घुसने से रोका। तब राष्ट्रपति आइजनर ने गार्ड्स को भेजा था। सबसे खास मिसाल है 1965 की। उस साल अमेरिका में अश्वेत नागरिक अपने वोट के लिए, अधिकार के लिए सड़कों पे थे, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। लेकिन अमेरिकी राज्य एलबामा के गवर्नर जॉर्ज वॉलेस खुले तौर पर नस्लवादी थे, का साफ कर दिया था कि नेशनल गार्ड्स को तैनात नहीं करेगा और प्रदर्शनकारियों को कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। तब राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने गवर्नर की मर्जी के बिना ही एलबामा नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया था। कानूनी तौर पर राष्ट्रपति को यह अधिकार है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत दुर्लभ होता है। यह आखिरी बड़ा मौका था जब किसी राष्ट्रपति ने गवर्नर को बाईपास करके खुद नेशनल गार्ड्स की तैनाती की थी। उसके बाद जब जब ऐसे हालात आए, चाहे 1992 के लॉस एंजल्स दंगे हों या 2005 का कैटरीना तूफान, राष्ट्रपति आमतौर पर गवर्नर की सहमति से ही चलते ही आए हैं। अब ट्रंप ने करीब 60 बरस बाद ऐसा फैसला लिया है जहां पे गवर्नर की सहमति नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला नेशनल गार्ड से कि लग जाओ। हमने जानकारों से पूछा कि ट्रंप के इस कदम को कैसे देखें। जब इस तरह के उग्र और हिंसक प्रदर्शन किसी और देश में होते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, तब अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश मानवाधिकार और राजनीतिक आधार की बात करने लगते हैं। इस वक्त अमेरिका में वैसे ही कंडीशन आ चुकी है। हमें इस पर क्या राय बनानी चाहिए, एक्सपर्ट से समझ आ जाए। तो है तो ये गलत, क्योंकि वो 60s में सही था। वो मानवाधिकार बढ़ाने के लिए किए गए थे फेडरल ट्रूप्स यूज, और यहाँ पे उल्टा इमिग्रेंट्स को हटाने के लिए किए जा रहे हैं। बल्कि इमिग्रेंट्स को हटाने के लिए नहीं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इमिग्रेंट्स का हटाना, उनके खिलाफ किए जा रहे हैं। पर अमेरिका में फिर भी चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, यानी कि फेडरल कोर्ट्स और लोकल कोर्ट्स दोनों काफी एक्टिव हैं। तो वो इन चीजों को रोक सकते हैं अगर उनको लगा कि कोई मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो क्योंकि अमेरिका में इंस्टीट्यूशंस अब भी काफी इंडिपेंडेंट हैं। आपको तो पता ही है कि आप डेमोक्रेसी सिर्फ वोटिंग से नहीं बनते। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी, न्यायपालिका बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन और न्यायपालिका ही है जो एंटी मेजॉरिटेरियन एलिमेंट है आपकी पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी की। यानी कि अगर मेजॉरिटी जो है वो मानव अधिकारों का उल्लंघन करे किसी कंट्री में, तो उसको रोकना सिर्फ कोर्ट्स के लिए ही संभव है। और इसलिए आपके राइट्स प्रोटेक्ट करना कोर्ट्स का ही अल्टीमेट एक्ट है। तो मेरे ख्याल से है तो खराब बात जो कर रहे हैं वो, पर अभी भी वो दायरे के अंदर ही हैं। दायरा उन्होंने अभी तक क्रॉस नहीं किया है। ट्रंप ऐसा फैसला लेकर अपनी पीठ भी थपथपा रहे हैं। ट्रूथ सोशल नाम का प्लेटफॉर्म जो बनाया था, उन्होंने लिखा कि अगर कैलिफोर्निया के गवर्नर और लॉस एंजल्स की मेयर अपना काम नहीं कर सकते, जो कि सब जानते हैं कि वे नहीं कर सकते, तो फेडरल सरकार को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बीच में आना ही पड़ेगा। हम दंगे और लूटपाट की समस्या को वैसे ही खत्म करेंगे जैसे करना चाहिए। बहरहाल इस मामले से जुड़ा एक राजनीतिक सिरा भी है। आईसीई अक्सर उन लोगों को गिरफ्तार करती है जिन्हें वो गैर कानूनी ढंग से अमेरिका में रहने वाला मानती है, लेकिन ट्रंप प्रशासन में आईसीई पर काम बढ़ गया है। उसके एजेंट कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और इलिनॉय में बेहद एक्टिव हैं। ये जानकारी पिछले हफ्ते एक्सियोस ने दी थी। ये तीनों राज्य ब्लू स्टेट्स कहलाते हैं क्योंकि ये इलाका हमेशा राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देता है। रंग इस वजह से निर्धारित होता है, रिपब्लिकन का लाल, डेमोक्रेट्स का ब्लू। अब कैलिफोर्निया में देश की सबसे बड़ी अप्रवासी आबादी रहती है। यहां करीब 1,06,00,000 लोग विदेश में पैदा हुए हैं, जो देश की कुल विदेशी मूल की आबादी का 22% है।
प्यू रिसर्च सेंटर है, उनके मुताबिक साल 2022 में कैलिफोर्निया में 18 लाख अप्रवासी बिना दस्तावेज के दर्ज किए गए थे, जो कुल अप्रवासियों का 17% है। बता दें कि गवर्नर गेविन न्यूसम और मेयर कैरन बेस डेमोक्रेटिक पार्टी से ही आते हैं। अब ये खबर यहीं तक, इससे जुड़े जो अपडेट्स होंगे लल्लन टॉप आप तक जरूर लेकर आएगा। इस खबर को विराम देते हैं, सुर्खियों की ओर चलते हैं। आज की पहली सुर्खी गजा से है। 8 और 9 जून की दरमियानी रात इजरायली नेवी ने गजा की ओर जा रही मेडलिन नाम के जहाज को घेर लिया और उसे डाइवर्ट कर इजराइल ले गए। यह जहाज गजा जा रहा था। इसमें गजा वासियों के लिए मानवीय सहायता थी। कुल 12 लोग सवार थे, जिसमें सबसे चर्चित नाम था स्वीडन की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग का और यूरोपियन पार्लियामेंट में फ्रांस की सांसद रीमा हसन का भी नाम। इनके साथ थे डॉक्टर्स, पत्रकार और अन्य वॉलंटियर्स। जहाज का मकसद था गजा को राशन, बेबी फार्मूला और दवाइयां पहुंचाना और गजा के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचना। यह मिशन फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन नाम की संस्था ने शुरू किया था। जहाज 1 जून को इटली के सिसिली से चला था, लेकिन गजा पहुंचने से पहले इजराइल ने इसको रोक लिया। 8 और 9 जून की दरमियानी रात इंटरनेशनल वाटर में इजरायली नेवी चढ़ी। नाव के अंदर तेज रोशनी। बाद में आई तस्वीरों में दिखा कि जहाज में मौजूद लोगों ने अपने हाथ ऊपर किए थे। फिर जहाज को इजरायली पोर्ट की ओर मोड़ दिया गया। ग्रेटा ने एक वीडियो जारी करके कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय समुद्र से अगवा किया है। इजरायली सरकार ने कहा कि एक सेल्फी यॉट है जिसे सेलिब्रिटीज यानी मशहूर लोग सोशल मीडिया के लिए चला रहे थे, हमास के लिए प्रचार कर रहे थे। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि इन सभी लोगों को 7 अक्टूबर के आतंकी हमले की फुटेज दिखाई जाएगी। यानी 7 अक्टूबर यानी वो तारीख हमास के लड़ाके इजराइल में घुस गए थे। करीब 1200 इजरायलियों की जान गई थी। हमास अपने साथ 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर ले गया था। लेकिन इस जहाज को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है, ब्रीफ में समझ लेते हैं। गजा में इस वक्त मुखबरी जैसे हालात है। अक्टूबर 2023 से जंग चल रही है। 54,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ध्यान रखें कि इस गिनती में महिलाओं और बच्चों के साथ हमास के लड़ाके भी शामिल हैं, लेकिन ज्यादातर संख्या महिलाओं और बच्चों की ही है। अब इसके अलावा 90% लोग बेघर हैं। खाना, पानी और दवा की किल्लत है। इस तरह के हालात में इजराइल ने गजा में नाकेबंदी कर रखी है। साल 2007 से नाकेबंदी जारी है। हमास के 7 अक्टूबर वाले हमले के बाद इसे और सख्त कर दिया गया है। ऐसे में मानवीय मदद इजराइल की मंजूरी के बगैर नहीं पहुंच पाती। फ्लोटिला कोलिशन पहले भी जहाज भेज चुकी है। मई 2025 में भी इसके एक जहाज पर ड्रोन हमला हुआ था, तब भी आरोप इजराइल पर। साल 2010 में भी ऐसी ही कोशिश में 10 लोगों की जान गई थी और इस बार मेडलिन को रोका गया। सामान जब्त। इजराइल का कहना जो थोड़ा बहुत सामान था उसे हम अपने जरिए गजा में भेज देंगे, बाकी सारे यात्री अपने देश चले जाएं। इजराइल हमास जंग पे एक और खबर का जिक्र कर लेते हैं। यहां की सेना का दावा है, यानी इजराइल की सेना का दावा है कि उन्हें गजा की एक सुरंग में मोहम्मद सिनवार की डेड बॉडी मिली है। सिनवार हमास का सीनियर कमांडर। 28 मई को इजराइल ने उसके मारे जाने का दावा किया। इस वक्त उस दावे की पुष्टि नहीं हो सकी थी, लेकिन अब कथित तौर पर उसका शव बरामद हुआ है और डीएनए जांच से पहचान भी मुकम्मल हुई है। मोहम्मद सिनवार पूर्व हमास चीफ याह्या सिनवार का छोटा भाई। याह्या यानी 7 अक्टूबर वाला हमला उसका मास्टरमाइंड। इजराइल ने अक्टूबर 2024 में उसे मार गिराया। अब मोहम्मद सिनवार की भी मौत की पुष्टि। 13 मई को इजराइल ने गजा के यूरोपियन अस्पताल पर हमला किया। दावा कि इस अस्पताल के ठीक नीचे एक सुरंग है। उस रोज मोहम्मद सिनवार वहीं था। सेना के मुताबिक इस सुरंग में हमास का कमांड सेंटर था। सेना ने 8 जून को विदेशी पत्रकारों को इस सुरंग का दौरा कराया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक खाई से नीचे उतरने पर एक तंग सुरंग है। इमरजेंसी रूम के नीचे कई कमरों का नेटवर्क मिला। हथियार, नकद, दस्तावेज भी। सिनवार को शैडो कहा जाता था। 2011 में इजरायली सैनिक गिलाद शलीद की डील में भी मोहम्मद सिनवार शामिल था। वो लंबे समय से छिपता फिर रहा था, यहां तक कि अपने पिता के जनाजे में भी नहीं आया था। इसी सुरंग में मोहम्मद शबाना भी मारा गया। वो हमास के रफा ब्रिगेड का सबसे बड़ा कमांडर था। इसके अलावा कई और शव मिले हैं, पहचान जारी है। इजराइल ने इसे सबसे बड़ी कामयाबी बताया है। कहा है कि अगला निशाना हमास के बाकी शीर्ष नेता होंगे। अगली सुर्खी बलूचिस्तान से है। यहां की विधानसभा ने एक कानून पास किया है जो किसी भी बलोच नागरिक को केवल शक की बुनियाद पर 90 दिन तक हिरासत में रखने की इजाजत देता है, वो भी बिना किसी अदालती प्रक्रिया के। कानून का नाम काउंटर टेररिज्म बलूचिस्तान अमेंडमेंट एक्ट 2025। कानून को लेकर मानवाधिकार समूहों और बलोच कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश। उनका कहना है कि ये कानून दमनकारी कार्रवाइयों को कानूनी संरक्षण देता है। इस कानून के तहत अब पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियां हिरासत, तलाशी और जब्ती जैसे काम जज के ऑर्डर के बिना कर सकेंगी। बलूचिस्तान के एक मानवाधिकार संगठन बलोच यकजहती कमेटी यानी BYC ने इस कानून की तुलना नाजी जर्मनी और चीन के शिंजियांग मॉडल से की है। कानून को नागरिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया है। कहा है कि यह पाकिस्तानी संविधान और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का भी सीधा उल्लंघन है। कमेटी ने संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक समुदाय से दखल की मांग की है। कहा कि अब भी चुप्पी
अगर है तो वो अपराध है। अगली सुर्खी ईरान से। दावा किया है उन्होंने कि इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हजारों दस्तावेज उनके पास आ चुके हैं। ईरानी खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब के मुताबिक ये खजाना इजराइल की परमाणु क्षमताओं, अमेरिका यूरोप के साथ उसके रिश्तों और सुरक्षा रणनीतियों से जुड़ा है। हालांकि कोई पुख्ता सबूत अभी तक पेश नहीं किया गया है। खातिब ने कहा है कि ये दस्तावेज सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिए गए हैं और जल्द ही खुलासा होगा। इजराइल को वेस्ट एशिया का एकमात्र परमाणु संपन्न देश माना जाता है। हालांकि उसने कभी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की। अब तक उसने ईरान की कथित जासूसी पर कोई टिप्पणी भी नहीं की है। यह दावा ऐसे समय आया है जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ईरान की खुद की परमाणु गतिविधियों पर कार्रवाई की तैयारी में है। पश्चिमी देश ईरान को IAEA के मानकों के उल्लंघन पर नॉन कंप्लायंट घोषित करने का प्रस्ताव ला सकते हैं, जिससे मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC तक पहुंच सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर मुद्दे पर हो रही बातचीत फिर से ठंडी पड़ गई है। ओमान और इटली में हुई 5 दौर की बातचीत के बावजूद ईरान ने अमेरिका के नए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने अमेरिका की मांगों को पूरी तरह से राष्ट्रहित के खिलाफ बताया है। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और लल्लन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।